इसको आप जल्दी से सॉल्व करो जरा, इस क्वेश्चन को, इस सिचुएशन को ध्यान से पढ़िए। ये आपके बुक का ही क्वेश्चन है, ये डिटेल लिखने की जरूरत नहीं, कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन का प्रॉब्लम है ये। ध्यान से आप इसे पढ़ लीजिए और इसको जरा, इसका आंसर लिखिए। मैन का मास है कैपिटल एम, केवल मैन का मास दिया हुआ है, जैकेट का मास अलग से दिया हुआ है। मैन का मास, इसका मतलब एक्सक्लूडिंग द जैकेट हम लोगों को गिवन है कैपिटल एम। मैन प्लस जैकेट मास इज कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, हमारे पास ये है। लिख लिया आपने कॉपी में? क्या आंसर है बतला दो। देखो क्रैकर वाला, फायर क्रैकर वाला जो प्रॉब्लम होता था, एक्सप्लोड हो जाता था कोई हाईएस्ट पॉइंट पे, तो हम लोग जैसे प्रॉब्लम करते थे, ऐसा ही ये प्रॉब्लम है। कितना आया अपनी जल्दी कॉपी में लिख लो, आप कर रहे हो सही सोच रहे हो। हाँ देखो, मैन का मास एक्सक्लूडिंग जैकेट कैपिटल एम है। आप अगर इस डायग्राम को देखो, ठीक है आपका सही है, बस केवल वॉकिंग डिस्टेंस लिख दो बस। देखना इस डायग्राम को ध्यान से देखो, तो सेंटर ऑफ मास इस लाइन पे फॉल कर रहा है। देखो एक एक लाइन ध्यान से देखना, सेंटर ऑफ मास यहां फॉल कर रहा है इस लाइन पे, और जैकेट चश्मा कुछ भी फेंक दे वो सेंटर ऑफ मास यहीं गिरेगा, ठीक है ना। उसका सेंटर ऑफ मास यहीं आना है, उसे सेंटर ऑफ मास ये आना है। अब इसने सपोज यहां पे वो गिरा, मान लो हमारे पास लेक में वो डिस्टेंस कितनी थी, डी डिस्टेंस थी, डी, तो उसकी जैकेट जो है वो दूसरे साइड में जाएगी, उसकी जो जैकेट होगी वो इस पास से फॉलो करेगी ऐसे, राइट, यहां कहीं होनी चाहिए जैकेट, ताकि सेंटर ऑफ मास यहां पे रहे। इसका मास है विदाउट जैकेट कैपिटल एम, ये कैपिटल एम ये हो गया, और इसका मास है स्मॉल एम, जैकेट का मास। मान लो ये डिस्टेंस आपके पास है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस है डी डैश, ठीक है। अब सेंटर ऑफ मास यहां होना चाहिए। अब सेंटर ऑफ मास को ओरिजिन ले लो, कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं ज्यादा। आप क्या लिखोगे, लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड, तो मतलब स्मॉल एम मल्टीप्लाइड बाई डी डैश इक्वल टू कैपिटल एम मल्टीप्लाइड बाई डी। समझ रहे हो ना, इस चीज को डायरेक्ट लिखो उधर पे, क्योंकि अब लेफ्ट और राइट ऊपर इक्वेशन लिखने की पूरी जरूरत नहीं, इतना हम लोग जान गए। अब यहां पे लिखते हैं स्मॉल एम मल्टीप्लाइड बाई डी डैश इक्वल टू कैपिटल एम मल्टीप्लाइड बाई डी। अब इसकी जैकेट यहां पे मिल गई है, कितना हो गया है, एम डी डिवाइडेड बाई स्मॉल एम, ठीक है। कितना वॉक करना पड़ा, डी प्लस डी डैश, तो वॉकिंग डिस्टेंस इक्वल टू डी प्लस डी डैश। अब आप डी कॉमन ले लोगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस कैपिटल एम डिवाइडेड बाई स्मॉल एम। मतलब ठीक है ना, यहां तक क्लियर है। अब थोड़ा सा इस सिचुएशन में चेंज कर देते हैं। वहां पे तो मैंने ऊपर से देख लिया था, यहां से उसको बीच में याद आया कि नीचे ग्राउंड है, तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से देखना, पूरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। अब उसी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, सेम टाइप का क्वेश्चन है, अब थोड़ा सा चेंज करना है सिचुएशन में। इन्हीं टर्म्स में होना चाहिए, कैपिटल एच स्मॉल एच और गिवन पैरामीटर कैपिटल एम स्मॉल एम, कोई भी नया टर्म नहीं आना चाहिए। देखो आपको यहां पे मालूम करना है, सबसे पहले वो h माइनस एच हाइट तक तो फॉल कर चुका है, ठीक है, h माइनस एच हाइट तक फॉल कर चुका है। आपको ये मालूम करना है कि h हाइट फॉल करने में कितना टाइम लगेगा। तो जितना टाइम उसे h हाइट फॉल करने में लगेगा, उतना टाइम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x कवर करने में लगेगा। यहां तक क्लियर है, उतना ही टाइम उसे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x कवर करने में लगेगा। अब हम लोग टाइम कैसे कैलकुलेट करें, आपको मालूम है कि इनिशियली वो रेस्ट से फॉल किया था, अगर रेस्ट से वो फॉल किया है तो एक्सलेशन तो हम लोगों को मालूम है g है डाउनवर्ड, है ना, एक्सलेशन है g डाउनवर्ड। तो अगर ये पूरी हाइट अगर हम लोग लेते हैं, वो भले वो किसी हॉरिजॉन्टल लाइन में मूव करे, लेकिन वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट तो उसका h होगा टोटल, ठीक है, भले वो किसी भी जिग जैग पाथ में मूव करे, लेकिन एक्सलेशन तो उसको हमेशा g मिल रहा है डाउनवर्ड।
तो वर्टिकल डायरेक्शन में फाइनल डिस्प्लेसमेंट आपके पास क्या है, h, कैपिटल H। तो टोटल टाइम ऑफ द फ्लाइट हो जाएगा कितना, कैपिटल H इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। इट इज कैपिटल T या T1 कुछ भी ले लीजिए। तो आप इससे टाइम ऑफ द टोटल फ्लाइट कैलकुलेट कर लो। ठीक है, ठीक है, एक इक्वेशन ये लिख लिया आपने। सेकंड इक्वेशन में पूरे स्टेप्स बतला दूंगा, आप पहले समझ लीजिए, इसके बाद पूरे स्टेप्स में यहां पे बतला दूंगा। अब आपको ये देखना है कि h माइनस हाइट जब वो फॉल कर चुका है कितना टाइम वो कंज्यूम कर चुका है। तो फिर इक्वेशन लिखोगे h माइनस एच इक्वल टू हाफ जी T1 या T डैश स्क्वायर। तो आपके पास T1 या T डैश आ गया, तो इसे टोटल टाइम में अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा। राइट, यहां तक क्लियर है। कहां से टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा, h स्मॉल h हाइट फॉल करने का या पैराबोलिक पाथ में जाने का टाइम आ जाएगा। राइट, मैं इस टाइम तक की सिचुएशन को यहां डिस्प्ले कर देता हूं। ओके, चेक कर लीजिए, ये जो स्टेप है मैंने आपको डिस्कस किए कि उसे जैकेट को अपोजिट डायरेक्शन में थ्रो करना पड़ेगा। अब आपको मालूम है क्यों थ्रो करना पड़ेगा, लीनियर मोमेंटम कंजर्व है, तो अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में थ्रो करेगा तो वो वाटर में फॉल कर सकता है। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर हाइट h इक्वल टू टाइम टू फ्लाइट कैपिटल H माइनस टाइम टू फ्लाई फॉल कैपिटल H माइनस स्मॉल h। आप इसको ऐसा लिख दोगे, t आ गया ना, इतना आ रहा है t, इतना ज्यादातर लोगों ने अपने स्टेप में लिखा हुआ है। ठीक है, ज्यादातर स्टूडेंट ने ये वाले टाइम को करेक्टली लिखा हुआ है। यहां तक समझ में आ गया। इसके बाद हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, पैराबोलिक पाथ होगा। अगर पैराबोलिक पाथ होगा तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी विल बी कांस्टेंट ऑलवेज। अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट है तो डिस्टेंस कितना हो गया, x हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, टाइम कितना हो गया, t। तो वेलोसिटी ऑफ द मैन इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विल बी इक्वल टू x डिवाइडेड बाई t होगा। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ द मैन इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विल बी इक्वल टू x डिवाइडेड बाई t होगा। अब आपको मालूम है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम कंजर्व रखना है, तो अब क्या हो जाएगा, मास ऑफ द मैन मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी ऑफ द मैन इक्वल टू मास ऑफ द बैग मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी ऑफ द बैग। ओके, इस फॉर्म में लिखने के बजाय आप डायरेक्ट लिख सकते हो। ये वेक्टर है, लेकिन अब आपको मालूम है डायरेक्ट आप लिखा जा सकता है, क्योंकि एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में। वेक्टर में ऐसे लिखते हैं, लेकिन अब हमें कैलकुलेशन करना आ गया, इसलिए हम लोग इसको m1v1 इक्वल टू m2v2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। राइट, अब ये वैल्यू हमें मालूम है, ये रख दें। अब वेलोसिटी द बैग आ जाएगी और यहां पे t की वैल्यू जो हमने कैलकुलेट की है वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे, वी विल गेट द फाइनल आंसर। ठीक है, ठीक है, यहां तक क्लियर है। एकदम उस टाइप प्रॉब्लम टफ नहीं होते, सिस्टमेटिकली चलो आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। अब एक और भी देखते हैं, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और मैकेनिकल एनर्जी पे बेसिक सिचुएशन। ठीक है, पहले ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़िएगा। क्वेश्चन अगर आपने पढ़ लिया तो मैं आपसे एक क्वेश्चन सॉल्यूशन के पहले पूछता हूं, रीजनिंग। इसका मोशन कब स्टार्ट होगा, जब अपने लोएस्ट पॉइंट में पहुंचेगा। करेक्ट है। इसकी स्पीड, वेज की स्पीड मैक्सिमम कब होगी, जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे जाएगा, जब वो वापस लोएस्ट पॉइंट पे लौटेगा। देखो, सबसे पहले ये स्लाइड करेगा, तब तक ये सपोर्टेड है वॉल से, तो ये मूव नहीं कर पाएगा। जैसे ही इस पॉइंट को क्रॉस करेगा तो नॉर्मल रिएक्शन मिलना शुरू हो जाएगी, तो ये इस वॉल को लीप कर देगा। इसका मतलब इसमें ये राइज करना शुरू करेगा, नॉर्मल रिएक्शन इस वेज की स्पीड को लगातार बढ़ाती रहेगी, लेकिन ये ब्लॉक जो है इस वेज के रिस्पेक्ट में हाईएस्ट पोजीशन में पहुंच जाएगा, तब भी इसकी स्पीड बढ़ती रहेगी। जब ये वापस आना शुरू करेगा तब भी नॉर्मल रिएक्शन इसकी स्पीड बढ़ाएगी, और ये सिचुएशन तब तक मेंटेन रहेगी जब तक ये अपने दोबारा लोएस्ट पोजीशन तक नहीं पहुंच जाता है। यहां तक क्लियर है। तो सबसे पहले हमें सिचुएशन की एनालिसिस करनी होती है कि किस समय स्पीड मैक्सिमम होगी। फिजिक्स में एक स्टेप आगे सोचना होता है मैथमेटिक्स से। मैथमेटिक्स में जो प्रॉब्लम है आपने वहां पढ़ लिया, सॉल्व कर लिया, खत्म हो गया बात। लेकिन फिजिक्स में आपको कॉन्सेप्ट आता भी है,
जब तक आप सिचुएशन की एनालिसिस परफेक्ट नहीं कर लेते तो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना वहां पे गलत हो सकता है। मैक्सिमम स्पीड अटेन बाय द वेज बतला दीजिए। केवल कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी और कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पे बेस ये सिचुएशन है, और इसकी सिचुएशन की एनालिसिस हम लोग कर चुके हैं। आंसर मैं यहां पे लिख देता हूं, जरा आंसर चेक करिए आप अपना, फिर मैं चेक करता हूं। मैं आंसर यहां लिख देता हूं, 2m2 √2gr डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ये आंसर आ रहा है। तो जिस समय स्मॉल m रिटर्न जर्नी में होगा उस समय स्पीड मैक्सिमम होगी, ठीक है ना। जिस समय स्मॉल m रिटर्न जर्नी में होगा, जिस समय स्मॉल m वेज के रिस्पेक्ट में बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा होगा, उस समय स्पीड इसकी मैक्सिमम होगी। आप ऐसा कह सकते हो ना। आप इस डायग्राम को यहां पे प्लॉट कर लो, और इससे आप नॉर्मल रिएक्शंस मैंने ये दिखलाई हुई है कि जिस समय वो नीचे आ रहा था तो नॉर्मल रिएक्शन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सपोर्टेड था वॉल से, तो ये मूव नहीं कर रहा था। जब ये नीचे आया तो नॉर्मल रिएक्शन यहां पे राइट डायरेक्शन में कंपोनेंट देने लगी, जिसकी वजह से इसका मोशन शुरू हो गया। अब ये ऊपर इसके रिस्पेक्ट में राइज करना शुरू करेगा, इसके बाद ये फिर से ये नीचे आएगा। जब ये नीचे आएगा तब स्पीड इसकी मैक्सिमम होगी। यहां तक क्लियर है। मतलब एक पोजीशन में दूसरी बार जब आएगा, आप यहां पे इस तरह से एज्यूम कर लो कि इसकी वेलोसिटी, ठीक है, इस वेज की वेलोसिटी हम लोग यहां पे देख ले, m1 हम लोगों ने वेज को लिया हुआ है, m2 लिया हुआ है यहां पे। तो मैं यहां पे अलग से डायग्राम बना देता हूं। देखो, देखिए ये m1 है, इसकी वेलोसिटी सपोज मैंने ले ली v1, ओके। सपोज मैंने इस वेलोसिटी को ले लिया v1, और इसकी वेलोसिटी ये m2 है, इसकी वेलोसिटी इसके रिस्पेक्ट में यहां पे होगी, ठीक है। इसकी वेलोसिटी इसके रिस्पेक्ट में यहां पे होगी बैकवर्ड डायरेक्शन में, वेज के रिस्पेक्ट में बैकवर्ड डायरेक्शन में होगी। मान लो कि हमें ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी नहीं मालूम है, क्योंकि हम लोग अभी नहीं कह सकते कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी फॉरवर्ड होगी या बैकवर्ड होगी, नहीं कह सकते ना, क्योंकि इसकी वेलोसिटी हम लोगों को मालूम है कि वेज के रिस्पेक्ट में बैकवर्ड है, लेकिन वेज खुद मूव कर रही है आगे की तरफ। तो हम लोग अभी कुछ नहीं कह सकते कि किस तरफ मूव करेगा ये, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में फॉरवर्ड या बैकवर्ड। तो इसको अननोन ले लेते हैं, और जब कभी भी हम लोग अननोन लेते हैं तो बाय डिफॉल्ट उसको पॉजिटिव लिख देते हैं। तो सपोज हमने ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी को v2 लिख दिया। ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी, वेज के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी मैंने नहीं लिखी हुई, राइट। यहां तक क्लियर है। मैंने v2 लिख दिया। इसके बाद अब आपको ये मालूम है कि जब ये पहले आया था, जब इसने मूव करना शुरू किया हुआ था, उस समय वेलोसिटी वेज की 0 थी। ये इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन में बना रहा हूं। उस समय इसकी वेलोसिटी u थी, और u की वैल्यू आप बतला सकते हो आसानी से, √2gr होगी, राइट। ये इनिशियल, ये है फाइनल, ठीक है। ये इनिशियल है और ये फाइनल है। तो सबसे पहले तो हम लोग यहां पे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इक्वेशन लिख दें। आपको मालूम है कि जब ये वॉल से डिटैच होगा उस समय लीनियर मोमेंटम कंजर्व हो जाएगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और कितना हो जाएगा, P इनिशियल इक्वल टू कितना हो जाएगा, m1 का तो 0 हो जाएगा, m2 का हो जाएगा m2 मल्टीप्लाइड बाई u। u की वैल्यू कितनी आएगी, इतनी आएगी। दिस इज ओके। P फाइनल मैं लिख देता हूं। यहां पे v2 और v1 दोनों अननोन है। ये हमारे पास हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2, राइट। यहां तक क्लियर है। और हम लोग यहां पे लिखेंगे m2 मल्टीप्लाइड बाई √2gr इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई, राइट। दिस इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इक्वेशन नंबर सेकंड क्या हो जाएगी, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। इनिशियल एनर्जी हमारे पास काइनेटिक के फॉर्म में थी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में हमारे पास है, ठीक है।
तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरम को आप कैसे लिखोगे, जरा अपनी कॉपी में पहले लिख के बताइए मुझे। हाउ टू राइट द मैकेनिकल एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी, वो फाइनल काइनेटिक एनर्जी के बराबर होनी चाहिए ना। तो अब जरा अपनी कॉपी में एक बार लिख लो, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी और फाइनल कितनी होनी चाहिए। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी हमारे पास हाफ m2, यह आ जाएगा 2gr, मतलब ठीक है ना, हाफ mu स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा 1/2 m1 मल्टीप्लाइड बाई v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 मल्टीप्लाइड बाई v2 स्क्वायर। ये आपके पास सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी, राइट। अब आपके पास फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन है, 2 इक्वेशंस और 2 अननोन्स हैं। यहां पे v1 और v2 की वैल्यू 2 वैल्यूज आएंगी। जब सॉल्व करोगे तो यहां पे 2 वैल्यू आएंगी v1 की और 2 वैल्यू आएंगी v2 की। एक वैल्यू करस्पॉन्डिंग होगी फर्स्ट टाइम जब वो मूव कर रहा होगा, दूसरी वैल्यू करस्पॉन्डिंग की होगी जिस समय वो सेकेंड टाइम वापस जा रहा होगा। तो जो आपके पास ज्यादा वाली वैल्यू होगी उस वैल्यू को सिलेक्ट कर लेना है, और उसका रिजल्ट जो मैंने अभी बतलाया उतना आ जाएगा जितना मैंने लिखा हुआ था। ये रिजल्ट आ रहा था V1 मैक्स इक्वल टू 2m2 डिवाइडेड बाई, ओके, हमारे पास ये आंसर आएगा।